हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने चैप्टर को, अपने लेसन 1 को 3 पार्ट्स में वीडियो में कंप्लीट किया है और उसमें हमने पैराग्राफ को और मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। हमने जहाँ तक रीडिंग कर ली थी, आइए एक बार देखते हैं। यहाँ तक हमने इस पैराग्राफ तक रीडिंग को कंप्लीट कर लिया था और इसको एक बार रिवाइज करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने यहीं पे वीडियो को लीव किया था, यहाँ तक हमने रीडिंग की थी। आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको आगे की स्टोरी समझने में आसानी रहेगी। तो इसका टाइटल क्या है? आवाज रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा करना या संकल्प लेना। मतलब किसी भी काम करने के लिए एक डेडलाइन डिसाइड करना कि हम ये काम इस डेडलाइन तक, इस तय समय सीमा तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अव्वा कौन थी? अव्वा जो स्टोरी हमको सुना रही हैं, जो राइटर है, उनकी ग्रैंड मदर थी। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि वो अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको कब तक इम्प्रूव कर लेंगी, कब तक उसको कंप्लीट कर लेंगी। तो यहाँ पे इसीलिए इस पैसेज का टाइटल मैंने दिया है आवाज रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। आई कुड हैव आस्क्ड एनीवन इन दिस विलेज बट आई वाज टू एम्ब्रेस्ड टू डू शो। अब ये कौन कह रहा है? आई वर्ड किसके लिए आया है? ग्रैंड मदर के लिए। जो ग्रैंड मदर हैं उनके लिए ये आई वर्ड आया है और वही ये लाइन बोल रही हैं कि आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज फॉर द हेल्प। वो कह रही है कि मैं अपने गांव में किसी से भी हेल्प करने के लिए कह सकती थी, लेकिन ये हेल्प मांगने में मुझे क्या महसूस हो रहा था? मैं क्या महसूस कर रही थी? एम्ब्रेस्ड। यहाँ पे एम्ब्रेस्ड की मीनिंग दी है और आप यहाँ से देख सकते हैं एम्ब्रेस्ड मीन्स क्या होता है? शर्मिंदगी महसूस करना या संकोच महसूस करना। तो उनको क्या हो रहा था? किसी से हेल्प मांगने में संकोच हो रहा था कि मैं किसी से हेल्प कैसे मांगू। आगे क्या लिखा है? आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। उनको कैसा महसूस हो रहा था? वो बहुत ही आश्रित महसूस हो रही थी दूसरों पे। ऐसा लग रहा था कि वो दूसरों पे ही डिपेंड हो गई हैं और हेल्पलेस मीन्स असहाय महसूस कर रही थी अपने आप को। वी आर वेल ऑफ बट what the use of money when I cannot be independent। मतलब वेल ऑफ मीन्स क्या होता है? वेल ऑफ मीन्स होता है एक अच्छे परिवार से होना, एक समृद्ध परिवार से होना जहाँ पे पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जहाँ पे आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न होते हैं। तो वेल ऑफ मतलब ये होता है। बट what use is money when I cannot be dependent। लेकिन वो कहती हैं कि इस समृद्धि का, इस पैसे का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं रह जाता है अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मतलब कि स्वतंत्र नहीं हूँ, तो मेरे लिए इस सब चीज का कोई भी मतलब नहीं है। आगे, आई डिड नॉट नो वाट टू आंसर। अब ये जो ऑथरेस हैं वो कह रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनको क्या आंसर दूं, क्या रिप्लाई करूं। आई डिड नॉट नो वाट टू आंसर। अब वह कंटिन्यू, अब अपनी बात को, जो ग्रैंड मदर है उनकी, वो उसको जारी रखती हैं और क्या कहती हैं? आई हैव डिसाइडेड व्हाट टू लर्न। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब वो कहती हैं कि मैंने इस बात को डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया। डिसाइड मीन्स क्या होता है? निश्चय कर लेना। क्या निश्चय कर लिया उन्होंने? लर्न मीन्स सीखना। उनको क्या सीखना है? कन्नड़ अल्फाबेट। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें ABCD हम सीखते हैं सबसे पहले। और अगर हम हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी में सबसे पहले हम जो हिंदी की वर्णमाला है वो सीखते हैं। और इसी प्रकार से हम कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसकी ग्रामर, उसकी जो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उसको सीखते हैं। तो इसी प्रकार से उनकी जो ग्रैंड मदर है वो भी क्या कह रही हैं? हम कन्नड़ अल्फाबेट को सीखेंगे, इसलिए ताकि वो मैगजीन को रीड कर सकें। ठीक है। और कब से? कल से ही, यानी टुमारो ऑनवर्ड मीन्स कल से ही वो सीखना प्रारंभ कर देंगी। इसके बाद वो क्या कहती हैं? आई विल वर्क वेरी हार्ड। कहती हैं कि मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करूंगी और इसके लिए, सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी। आगे, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। अब उन्होंने क्या बताया इस लाइन में कि
जो सरस्वती पूजा आती है हर दशहरे के पास में, हर दशहरे के आसपास सरस्वती पूजा जो होती है उस समय तक वो इस चीज को कंप्लीट कर लेंगी, यानी उनको रीडिंग और लर्निंग आ जाएगा ताकि वो अपने आप से कोई भी मैगजीन या कोई भी बुक पढ़ सकें। इसके लिए उन्होंने डेडलाइन क्या डिसाइड की, सरस्वती पूजा डे, जो कब पड़ता है, दशहरे के आसपास में। इस बात को उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आगे, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ओन, और क्या कहती हैं कि उस समय ऐसा दिन होगा जब मैं अपने आप अपनी खुद के दम पे नॉवल को अपने आप रीड कर सकूंगी, पढ़ सकूंगी। और आगे लास्ट में क्या बताया उन्होंने, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और इस प्रकार से वो कहती हैं कि मैं खुद पढ़कर क्या हो जाऊंगी, स्वतंत्र हो जाऊंगी और इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, किसी पे आश्रित नहीं रहूंगी। तो इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ को यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब इस पैराग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, इस पैराग्राफ से, वाई अव्वा वाई वॉज अव्वा embraced to ask for help to anyone in the village। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये भी समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अव्वा को संकोच क्यों महसूस हो रहा था, शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही थी। एम्ब्रेस्ड मीन्स हम देख चुके हैं मीनिंग में, एम्ब्रेस्ड मीन्स क्या होता है, संकोच महसूस करना या शर्मिंदगी महसूस करना। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अव्वा को अपने गांव में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी आदमी से हेल्प लेने में एम्ब्रेस्ड क्यों फील कर रही थी, वो संकोच क्यों महसूस कर रही थी या शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 20 to 30 वर्ड्स में दे सकते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी पैराग्राफ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं, जैसे व्हाट वाज द डेडलाइन that she decided for the learning, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कि वो कौन सी डेडलाइन थी जो उन्होंने डिसाइड की थी कि मैं इस समय तक लर्निंग करना, रीडिंग करना सीख लूंगी। आप इस कावेरी बुक में देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट है, पेज नंबर 8 से स्टार्ट है। आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में ये पेज नंबर 8 से स्टार्ट है, आई सा से। यहाँ से हम आज स्टडी करेंगे इसको और पूरा चैप्टर, पूरा लेसन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी ये बुक ओपन करके पैराग्राफ को देख सकते हैं और यहाँ से हमारे साथ में रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यहाँ पे क्या बताया गया है, नो एज बार फॉर लर्निंग। अब इसका टाइटल क्या है पैराग्राफ का, कि सीखने के लिए कोई भी एज की लिमिट नहीं होती है, कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है कि हम इस एज तक ही सीखेंगे, 30 ईयर्स तक सीखेंगे, 50 ईयर्स तक सीखेंगे या 60 ईयर तक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ का, इस पैसेज का टाइटल रख दिया है, नो एज बार फॉर लर्निंग। बार मीन्स क्या होता है, बाउंडेशन या सीमा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। आई शॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, दृढ़ निश्चय या संकल्प। मैंने उनके चेहरे पे एक दृढ़ संकल्प देखा, एक प्रतिज्ञा देखी, जो कि किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, समझने के लिए या उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पे ये आई वर्ड किसके लिए आया है, जो हमारी लेखिका है सुधा मूर्ति, उनके लिए।
अब वो इस पैराग्राफ को यहाँ पे बता रही हैं। आगे क्या लिखा है, एट आई लॉफ्ड एट हर, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा हंसी भी, मुस्कुराई भी, और मैंने क्या पूछा, अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। मैंने उनसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि आप इस उम्र में, आप 62 ईयर्स की हो गई हैं और अभी आप अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। मैंने उनसे ये पूछा आश्चर्यचकित होकर कि आप क्या इस उम्र में सीखना चाहती हैं, आप तो कितनी एज हो गई है आपकी, कितनी आप बूढ़ी हो गई हैं और आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। देखिए लिखा है, ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, you wear spectacles and you work so much in the kitchen। ये सभी बातें उन्होंने बताई। किसने बताई, जो लेखिका है। वो क्या कहती हैं कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, 62 ईयर्स की आप हो, आप चश्मा पहनती हो, स्पेक्टिकल्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी स्पेलिंग भी हमें ध्यान रखनी है कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ताकि हम आंसर राइटिंग करते समय स्पेलिंग को सही तरीके से लिख सके। तो उन्होंने क्या बताया कि आपके बाल भी सफ़ेद हो गए, आप स्पेक्टिकल पहनती हो, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई। रिंकल्ड मीन्स क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाना, ठीक है। और आप किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हो, हर टाइम पे आप खाना ही बनाती रहती हो, आप घर में बहुत काम करती हो। सारी बातें उन्होंने डिस्क्राइब की। आगे क्या बोला है उन्होंने, चाइल्डशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने उनसे एक हल्का सा मजाक किया, ठीक है। आगे क्या बताया उन्होंने, बट शी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया, एक हल्की सी मुस्कान दी उन्होंने। किसने, सी वर्ड किसके लिए आया है, ग्रैंड मदर के लिए, ठीक। आगे, फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। अब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या कहती हैं कि फॉर ए गुड काज, एक अच्छे काम के लिए, इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय आपके मन में है, तो क्या है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मीन्स क्या होता है, बाधाएं, समस्याएं या परेशानियां या कठिनाइयां। तो ये भी मीनिंग इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, स्पेलिंग क्या है, क्योंकि हमें आगे आंसर राइटिंग करने में हेल्प रहेगी। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप किसी भी काम करने के लिए डिटरमाइंड हैं, दृढ़ संकल्प है, आपके मन में तीव्र इच्छा है, तो कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा आपके आगे नहीं आएगी। आप सब चीज को क्या कर दोगी, सभी परेशानियों को ओवरकम कर दोगी, ठीक है। आगे क्या बताया, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी। अब देखिए 62 ईयर्स की वो हैं, घर में काम भी करती हैं, तब भी वो क्या कह रही हैं कि आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मतलब मैं किसी से भी ज़्यादा, दूसरे की तुलना में मैं किसी और से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगी और जो मैं सीखना चाहती हूँ उसको मैं सीख के रहूँगी। बट आई विल डू इट, और मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी, सीख लूँगी। इस चीज़ को, कि उनको रीडिंग नहीं आती थी ना, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं दूसरे लोगों से की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगी, वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करके रहूँगी। आगे क्या बताया उन्होंने, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और सीखने के लिए, किसी काम को करने के लिए एज की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ये उन्होंने यहाँ पे बताया। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, द दशहरा फेस्टिवल एंड नॉवेल। इस पैराग्राफ को आइए रीड करते हैं। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल जैसे आता था हर साल वैसे ही आया। यूजुअल मीन्स जैसे आता था उसी प्रकार से। Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time। और यहाँ पे देखिए, पहले ये समझ लीजिए आई वर्ड किसके लिए आया है, फिर से ये लेखिका के लिए आया है, हमारी ऑथरेस सुधा मूर्ति के लिए आया है ये वर्ड। वो क्या कह रही हैं, गुप्त रूप से, चुपचाप से मैंने उनके लिए, बॉट मीन्स खरीद ली थी, एक जो नॉवेल थी काशी यात्रे, which had been published as a novel by that time। उस समय पब्लिश होती थी एक नॉवेल की तरह, मैंने उसको खरीद लिया था। किस लिए खरीद लिया था वो भी अभी आगे पता चलेगा। My grandmother called to me the पूजा place and made me sit down on a stool। मेरी ग्रैंड मदर जो थी, क्योंकि पूजा का उस समय टाइम हो गया था, पूजा का फेस्टिवल चल रहा था, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे क्या कहा कि स्टूल पे बैठने के लिए कहा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉल्ड मी टू द पूजा पैलेस। पूजा पैलेस मतलब टेम्पल में या मंदिर में, जहाँ पे हम घर में पूजा करते हैं, वहां पे मुझे बुलाया और मुझसे क्या कहा, सिट डाउन ऑन द स्टूल, ऑन ए स्टूल,
स्टूल पे बैठने के लिए मुझसे कहा। आइए इसके आगे देखते हैं। द अनयूजुअल गेस्चर। अनयूजुअल गेस्चर मीन्स एक ऐसी प्रतिक्रिया जो पहले किसी ने ना देखी हो या उसके साथ में ना हुआ हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उन्होंने मुझे क्या दिया, एक गिफ्ट में मुझे फ्रॉक दी। जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, होली, दीपावली या और भी कोई फेस्टिवल, तो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स लोग क्या है और करते हैं, हमारे लिए कपड़े हमको गिफ्ट देते हैं या और भी कोई चीज हमको गिफ्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से उसकी ग्रैंड मदर ने क्या गिफ्ट किया, फ्रॉक मटेरियल, ठीक है, फ्रॉक दी। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज की जो अनयूजुअल थी। सी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट, वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैरों को छुआ, यानी मेरे चरण को स्पर्श किया। क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने, आगे देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मुझे सरप्राइज हुआ और टेकन अबैक मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, भौचक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना या चकित रह जाना। और मैं सरप्राइज्ड हो गई और मैं टेकन अबैक, और मैं स्तब्ध रह गई कि अरे ये मेरे साथ में अचानक से क्या हुआ, इन्होंने मेरे पैर क्यों छू लिए। आगे क्या लिखा है देखते हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ एंगस्टर्स, वो कहती हैं, उनका मानना क्या था, हमारी जो ऑथरेस हैं, लेखिका हैं, उनका मानना था कि जो बड़े लोग होते हैं वो एंगस्टर्स मीन छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं। आगे, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, उनका ये भी मानना है कि हम लोग जो अपने भगवान हैं, इष्ट देव हैं, जो टीचर्स हैं हमारे, और जो हमसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके ही पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बड़े लोग छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। आगे, वी कंसीडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और इसको हम एक सम्मान की तरह मानते हैं और इसको एक सम्मान समझते हैं। किस चीज को, पैर छूने की जो ट्रेडिशन है इसको। आगे, इट इज ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, या एक बहुत ही अच्छी प्रथा है या बहुत ही अच्छी प्रचलित तरीका है जो सोसाइटी में हमारे यहाँ है, लेकिन आज क्या हुआ उनके साथ में, यहाँ पे बताया गया टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। रिवर्स मीन्स क्या होता है, विपरीत, उल्टा हो जाना। आज उनके साथ में क्या हुआ, इसका विपरीत हुआ। विपरीत क्या हुआ कि उनकी जो ओल्डर और ओल्डर ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उनके पैर छुए थे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बताया बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वॉज नॉट करेक्ट, और ये सही नहीं था। उनका मानना था, उनकी नजरों में ये चीज सही नहीं है कि बड़े लोग छोटे लोगों के पैर छुए। आइए इसके आगे देखते हैं। द ट्रू, यहाँ पे क्या टाइटल दे दिया है, द ट्रू मीनिंग ऑफ ए गुरु। अब इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, जो उन्होंने अपनी पैर छुए थे लेखिका के, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, यहाँ पे इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। अब सी वर्ड किसके लिए है, फिर से उनकी ग्रैंड मदर के लिए। वो क्या कहती हैं कि मैंने पैर किसके छुए हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, मैं अपने एक गुरु के, एक शिक्षक के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के, ठीक है, ये एक्सप्लेन करती हैं वो। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक टीचर जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया, विद सो मच अफेक्सिनेशन दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड। और वो क्या कहती हैं कि मुझे जो टीचर, आप वो उनको टीचर के रूप में मानने लगी थी, तो वो क्या कहती है, मुझे इतने अफेक्शनेशन से पढ़ाया, इतने स्नेह से, प्यार से मुझे पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली की भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कहती हैं, इतने अच्छी तरीके से मुझे पढ़ना सिखाया, कब, कितने समय में, इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इतने कम समय में मुझे पढ़ना सिखाया, ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने कहा। और क्या कहा आगे, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है, ये बात भी उन्होंने बताई। आगे, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, इट इज नॉट रिटन, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, और ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है
क्या कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर्स का सम्मान करूं, उनके पैर छूऊं। ये कौन कहता है? ग्रैंड मदर। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो गया है। इज इट नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स, ये भी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। अब वो क्या पूछती हैं उनसे, क्या स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है? हमारे धर्म ग्रंथ या हमारे जो लिटरेचर है, शास्त्र है, उसका मीनिंग क्या होता है? स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, अपनी जो ग्रैंड डॉटर थी उसको समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की? कि क्या ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि हमें अपने टीचर्स का, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी एज कुछ भी हो और चाहे वो उनका जेंडर कुछ भी हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, और चाहे वो हमसे बड़े हों या छोटे हों। क्या ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए? यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ऑफ द जेंडर एंड एज। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग भी लिखी हुई है, जैसे अफेक्शन। अफेक्शंस की मीनिंग पिछले पैराग्राफ में भी आ चुकी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा स्क्रिप्चर है, कॉन्फिडेंटली है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव है, ठीक है, ये सभी मीनिंग इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, ये लास्ट है पैराग्राफ इस चैप्टर का। तो इसका टाइटल हमने क्या रखा है? द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट। जो उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी, ये फर्स्ट स्टूडेंट किसको मानती हैं? वो अपनी ग्रैंड मदर को। तो यही टाइटल है इस पैसेज का, और ये लास्ट पैसेज है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। अब आई किसके लिए आया है? आई फिर से ऑथरेस के लिए आया है, जो लेखिका है सुधा मूर्ति, उनके लिए आया है। उन्होंने क्या किया? रिटर्न, उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर ने पैर छुए थे उनके, तो उन्होंने रिटर्न में क्या किया? नमस्कार किया। और क्या किया? एंड नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट, और उन्होंने साथ साथ पैर भी छुए। ठीक है, आगे एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और जो गिफ्ट लाइन थी, वो गिफ्ट क्या लाइन थी? कासे यात्रे जो मैगजीन थी उसको लाइन थी ना, तो उन्होंने यहाँ पे वो गिफ्ट भी उनको दे दिया। किसको? अपनी ग्रैंड मदर को। आगे सी ओपनड इट एंड रीड इट एंड रीड इमीडिएटली। इमीडिएटली की भी मीनिंग इंपॉर्टेंट होती है, और इसे हमें ध्यान रखना चाहिए स्पेलिंग के साथ में। ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्या स्पेलिंग है। IMMEDIATELY, इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, तत्काल। सी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत पढ़ना, टाइटल पढ़ना शुरू कर दिया। टाइटल काशी यात्रे बाई त्रिवेणी, जो किसके द्वारा लिखा जाता था? त्रिवेणी। और त्रिवेणी हम सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। त्रिवेणी कौन थी? एक राइटर थी कन्नड़ की, जिनका नाम था त्रिवेणी। पब्लिश और पब्लिशर का नाम भी उन्होंने पढ़ लिया। किसने? ग्रैंड मदर ने। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैज पास्ड हर एग्जामिनेशन विद द फ्लाइंग कलर्स। और उस समय मुझे महसूस हो गया, मैं जान गई। क्या जान गई? कि माई स्टूडेंट हैड पास हर एग्जामिनेशन, की मेरी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट किसको मानती थी? वो किसको समझने लगी? अपनी ग्रैंड मदर को। तो उन्होंने समझ लिया कि अब मेरी जो ग्रैंड मदर है ये अच्छे तरीके से अब पढ़ना सीख गई हैं। एंड पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, और उन्होंने शानदार सफलता के साथ में इस एग्जामिनेशन को, एग्जाम को पास कर लिया है। क्या मतलब है कहने का? कि अब उनको पढ़ना आ गया था। वो अब कोई भी नॉवेल या कोई भी बुक अच्छी तरीके से पढ़ सकती थी, उसके टाइटल के साथ में और उसकी मीनिंग के साथ में। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हमने अपने चैप्टर 1 को, लेसन 1 को यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है यहाँ पे, जैसे ओपन है, एग्जामिनेशन है और फ्लाइंग कलर्स है। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है इनको भी हम कंसीडर करेंगे और ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने अपने चैप्टर 1 लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे कि हमें क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। अगर अभी तक आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और डिस्कस कर लिए हैं, तो आप प्लीज़ उन वीडियो को भी देख सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।